मित्रों, हम त्रिलोचन की कविता देख रहे थे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। ये कविता कई प्रकार के विशेषणों को लेकर चलती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रगतिशील काव्य धारा के अंतर्गत की यह कविता है और यह कविता त्रिलोचन के धरती इस काव्य संग्रह से ली गई है। सन 1940-41 के आसपास लिखी हुई यह कविता है और उस वक्त की जो समकालीन परिस्थिति थी, उस समकालीन परिस्थिति को लेकर त्रिलोचन ने इस कविता के अंतर्गत की नायिका को चुना है। नायिका एक सुंदर ग्वाले की लड़की है और सुंदर है, बड़ी नटखट है, बड़ी होशियार है और उसके सामने शायद कवि ने इस प्रकार के कई प्रश्न उपस्थित किए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उसके ब्याह को लेकर एक प्रसंग इस कविता के अंतर्गत आता है, वह हमें देखना है। लेकिन इस कविता के अंतर्गत 1940-41 के आसपास का दारुण यथार्थ हमें दिखाई देता है या उस वक्त का परिचय हमें मिलता है। यह कविता उस वक्त के शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोध को जताती है और काव्य की नायिका जो चंपा है उस वक्त की व्यवस्था की शिकार है, यानी वो अपने प्रतिपक्ष के अंतर्गत खड़ी है। भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान सा खतरा है और इसी खतरे को लेकर वह कहती है कि जाकर कलकत्ते पर बजर गिरे ने बहुत बड़ी आपत्ति अगर आए तो कलकत्ते पर आ जाए, यही पर न आए। इसी प्रकार की कामना करते हुए जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करने का काम कवि ने इस कविता के अंतर्गत किया है। इस कविता को हम यहीं पे देखने की कोशिश करेंगे। चंपा के लहजे में पढ़े लिखे लोग गांव के लोगों के आदमी को बहकाते हैं। स्वाभाविकता, सहजता और प्रामाणिकता वह देती है कि पढ़े लिखे लोग झूठे होते हैं, इंसानी रिश्तों को ठीक ढंग से निभाते नहीं है। इसी प्रकार का विचार शायद इस कविता के अंतर्गत कवि ने चंपा के द्वारा व्यक्त किया है। तो पहले चंद पंक्तियों के इस कविता के मैं पढ़ता हूं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे यह सब स्वर निकलते हैं। इन काले चिन्हों से कैसे यह सब स्वर निकलते हैं। भाई यहीं पे सीधी तरह से इस कविता के अंतर्गत का जो वक्तव्य है, संवेदना है, उस संवेदना को हम देखने की कोशिश करेंगे। काव्य की नायिका चंपा है और ये चंपा उन काले काले अक्षरों से, अक्षर यानी अक्षर, नहीं चिन्हती यानी
नहीं जानती है। उन काले काले अक्षरों को चंपा यहीं पे जानती नहीं है, बल्कि जब कवि पढ़ने के लिए बैठता है तब वो उसके पास आती है। जब कभी पढ़ने के लिए बैठता है तो उसके पास वह आ जाती है, चुपचाप उसके पास खड़ी होकर बड़ी आश्चर्य से सुनती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले काले अक्षरों के अंतर्गत स्वर कहाँ से निकलते। चंपा, इन काले काले चिन्हों से कैसा यह सब स्वर निकलता है? निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा किसकी लड़की है? तो सुंदर नामक गांव वाले की लड़की है। गायें चराने वाला जो चरवाहा होता है ना, उसकी वह लड़की है और सुंदर लड़की है। सुंदर वाला है, गाय भैंसे चराता है। चंपा चौपाए को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब मैं लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। देखिए, कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से सुंदर की लड़की चंपा का यहीं पे वर्णन किया है कि वह कहता है कि पहले तो वह काले काले अक्षरों को नहीं जानती है, नहीं पहचानती है, और न पहचानते हुए भी उसे आश्चर्य होता है। जब कवि पढ़ने के लिए बैठता है तो उसी वक्त उससे बड़ा आश्चर्य होता है। और इन्हीं अक्षरों के अंतर्गत या इन्हीं आश्चर्य के अंतर्गत इन काले चिन्हों से ये स्वर कैसे निकलते हैं, ये सब स्वर, ये सब ध्वनियाँ उन काले अक्षरों से कैसे निकलती है, इसको लेकर वह चिंतित रहती है। इसको लेकर उसे आश्चर्य होता है कि इन काले काले अक्षरों से, काले काले चिन्हों से ये स्वर कैसे निकलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा सुंदर ग्वाल वालों की लड़की है जो चरवाहे का काम करता है। साथ में उस चंपा को भी लेकर वह जंगल में गाय भैंसों को लेकर चला जाता है। ऐसे सुंदर चरवाहे की वह बेटी है, और वह बेटी चौपाए को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपाए यानी चार पाए वाले जानवर जो होते हैं, गाय भैंसे, इन्हें चरवाने के लिए जंगल में लेकर वह चली जाती है। चंपा अच्छी है, चंपा अच्छी है। कभी कैसे कहता है, देखिए, चंपा अच्छी है, चंपा चंचल है, चंपा नटखट भी है। ये सभी प्रकार के ठीक जो गुण होते हैं या अच्छे जो गुण होते हैं वह उस चंपा के अंतर्गत भरे हुए हैं। चंपा कहती है, चंपा आगे उससे कहती है, कभी कभी उधम मचाती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ। यानी कभी जब लेखन के लिए या पढ़ने के लिए बैठता है तो शायद उसकी जो शरारतें हैं या नटखट है, सुंदरता के साथ साथ उसके अंतर्गत कोई इसी प्रकार के मजाक करने वाले गुण भी दिखाई देते हैं। कभी कभी उधम मचाती है, उधम यानी शरारतें वह करती हैं। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है, कभी कभार कवि की कलम भी वह चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर कवि लाता है। जैसे तैसे जिसे किसी हालात में हो उसी हालात में ढूंढ कर कवि लाता है। फिर बैठता है लिखने के लिए तो देखता है कागज कहीं गायब हुए हैं, उसके कागज कहीं गायब हुए हैं। परेशान फिर से हो जाता हूँ, कहीं कागज नहीं, कहीं कलम नहीं है। यानी हर एक वस्तु वहीं से चोरी जाती है, क्योंकि चंपा को हमेशा के लिए आश्चर्य है कि इन काले काले चिन्हों से स्वर कैसे निकलते हैं, ध्वनि कैसी निकलती है। इसको लेकर चंपा परेशान है और इसी का उत्तर कवि से लेने की वह कोशिश करती है। शायद वहीं पे उसकी पूरी तरह से निराशा होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का जो अंतर्विरोध है उस समय के अंतर्गत का, उस समय के नहीं 1940-41 के अंतर्गत का वह अंतर्विरोध चंपा के मारे या चंपा के द्वारा कवि ने यहाँ पे बतलाने का काम किया है। कवि कहता है आगे जाकर, चंपा कहती है, चंपा कवि से पूछती है, बोलती है कवि से, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर,
तुम कागज ही गोदा करते हो। गोदा करना यानी गूंथना, गूंदना, लिखना। तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? देखिए कवि से कैसा सवाल किया उसने कि तुम तो कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम तुम्हारे लिए अच्छा है? ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। ये सुनकर कवि हंस देता है। फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि को उसे उत्तर देना है, बल्कि अंतिम समय में देना है। अभी कवि उससे उत्तर देता नहीं है, बार बार सवाल पूछती है, बार बार कवि चुप हो जाता है, बोलता कुछ नहीं है। तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। अबे आप दिन भर ही कागज ही गोदा करते हो, कागज ही लिखा करते हो, क्या यही काम आपके लिए अच्छा लगता है? ये सुनकर कवि चुप हो जाता है। फिर चंपा चुप हो जाती है। पहले कवि चुप होता है, बाद में चंपा चुप होती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। एक दिन यह सिलसिला उनका कहने का, सुनने का, कहने का, सुनने का, चुप होने का निरंतर जारी है। लेकिन एक दिन कवि खुद को कंट्रोल या काबू में नहीं रख पाता, और एक दिन वह उसे कहता है कि चंपा भी तुम भी पढ़ लो। चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े काम सरेगा यानी कठिन समय के अंतर्गत तुझे भी ये पढ़ाई काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है। यह तो गांधी बाबा की इच्छा है कि पूरे लोगों ने, पूरी दुनिया ने पढ़ना चाहिए, पूरे भारतवासियों ने पढ़ना चाहिए। सब जन पढ़ना लिखना सीखे। गांधी जी ने कहा था कि सभी ने पढ़ना और लिखना चाहिए। गांधी जी तो बहुत अच्छे बताते थे, लेकिन चंपा उन्हें कहती कि मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी। इसे आगे देखेंगे।